लेट मी ओपन माई नोट्स। हाँ जी, तो नोट्स हमारे खुल गए सर। मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नंबर 11 पार्ट 2, जिसमें बच्चे हम स्टार्ट करेंगे द बिगिनिंग ऑफ गांधीयन एरा। ठीक है बच्चे, द बिगिनिंग ऑफ गांधीयन एरा स्टार्ट करें सर। एवरीवन, बच्चे स्टार्ट करें। यस सर। चलिए, मैं एक फ्लो में पढ़ाऊंगा। आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो आप मुझे रोककर पूछ लीजिएगा। चलिए सर, तो देखते हैं कितने बच्चे आखिर तक टिके रहते हैं। टॉपिक का नाम है सर द बिगिनिंग ऑफ गांधीयन एरा। द बिगिनिंग ऑफ गांधीयन एरा। ठीक है आर्यन, जान यस बची सर। है? पढ़ाई कर लोगे? यस सर। चलो, जोश कम नहीं होना चाहिए। एंड बच्चे, कल से हम वापस से मिक्स कॉन्सेप्ट सीरीज करेंगे, जिसमें कल बच्चे मैं केमिस्ट्री भी आपकी थोड़ी सी स्टार्ट कर दूंगा। मैंने आपको काफी कुछ पढ़ा रखा है। जो एक दो टॉपिक रह गए हैं उसमें मैं कल से चीजें स्टार्ट कर दूंगा। एम आई क्लियर? क्लियर सर। द बिगिनिंग ऑफ गांधीयन एरा। सर, इसमें सबसे पहले आप नोट डाउन करिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। बच्चे, ऐसे करके आपको इसमें टोटल 26 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ठीक है बच्चे, टोटल 26 कॉन्सेप्ट आपको इसमें पढ़ना है। चलिए सर, कॉन्सेप्ट नंबर 1, पॉइंट टू बी नोटेड। कुछ की टर्म्स में लिख रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। सर, पहला की टर्म है आपका जस्टिस। दूसरा की टर्म है बच्चे आपका पुलिस। ठीक है सर। तीसरा बच्चे आपका की टर्म है लैंड रेवेन्यू। तीसरा बच्चे आपका की टर्म है लैंड रेवेन्यू। एंड बच्चे आपका चौथा की टर्म है दैट इज इरिगेशन। दैट इज इरिगेशन। सर, ये सभी टर्म्स आपने क्यों लिखवाई, ध्यान से देखना। भैया, ये आपके आते थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है। पीवाईक्यू मैं आपको साथ के साथ करवाता हुआ चलूंगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो वो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इससे पहले हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हुए हैं उसके पीवाईक्यू आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में या फिर जी फॉर्म फॉर्मेट में मिल जाएंगे। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चे, ये यस सर। आते थे सर आपके रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में। अंडर द कैटेगरी ऑफ अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो बच्चे इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं, बच्चे अगर आपको मेरी आवाज धीमी लग रही है तो प्लीज थोड़ा सा अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ा लें। मेरी आवाज धीमी इस वजह से है बिकॉज मैं क्लास को रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। ये क्लास लाइव चल रही है, बैच वाले बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे। चलिए, रिजर्व सब्जेक्ट्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। की टर्म्स अगेन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है बच्चे। एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ। एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ। आपका एग्रीकल्चर, आपका एग्रीकल्चर। सर, फॉरेस्ट। ठीक है बच्चे, फॉरेस्ट एंड फिशरीज। एंड बच्चे, फिशरीज। ये भैया आपके आते थे अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चे, अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स या फिर ट्रांसफर्ड टॉपिक्स, जिन पर इंडियन मिनिस्टर्स या फिर इंडियन लीडर्स का कंट्रोल रहता था। मुझे बताइए बच्चे कि आपको रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया? एवरीवन, क्या बच्चे आपको रिजर्व्ड सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया?
सर बताइए। ये इंडियन लीडर्स वाला बताइए ना फिर से। देखो, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स आपके वो होते थे जिसपे बेसिकली इंडियन लीडर्स का कंट्रोल होता था या फिर इंडियन मिनिस्टर्स का कंट्रोल होता था। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके सर। एवरीवन, क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब देखो सर क्वेश्चन कैसे पूछा गया। अब मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, 1919, द फंक्शंस ऑफ, द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, द फंक्शंस ऑफ provincial government were divided, were divided into reserved, into reserved and transferred subjects, into reserved and transferred subjects। ठीक है, क्वेश्चन था बच्चे, which of the following, which of the following were treated, which of the following were treated as reserved subjects, as reserved subjects। बच्चे मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, ठीक है? पहला भैया आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भैया। दूसरा है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, पूरा लिख दे रहा हूं चलो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बच्चे पॉइंट नंबर 3 आपका लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू। बच्चे पॉइंट नंबर 4 है आपका पुलिस। अब मैं लिख रहा हूं सर ऑप्शंस, ठीक है? यहां पर बच्चे मैं आपके लिए ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1,2,3, ऑप्शन नंबर बी 2,3,4, ऑप्शन नंबर सी 1,3,4, ऑप्शन नंबर डी 1,2,4। एवरीवन आंसर, ऑप्शन सी सर सर। सी, ऑप्शन सी। 1,3,4। एवरीवन बच्चे आंसर्स बताइए, बच्चे आंसर। परवेज यस सर। बताइए, परवेज आंसर क्या होगा इसका? 134। यस सर, 1, सी। 3 एंड 4, ठीक है। क्या होगा बच्चे? सी लॉक करिए, लॉक करूं? यस सर। सर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या था सर? इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, function of provisional government were divided into reserved and transferred subject, which one of the following were treated as reserved subject? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घूमे, आपसे रिजर्व्ड की जगह ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पूछ ले, तो क्या बता ले जाओगे? तो क्या बता ले जाओगे? बता ले जाओगे सर? यस सर। सर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी प्री 2022, ठीक है? यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के अंदर बच्चे आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत पुराना क्वेश्चन मेरे दृष्टिकोण से ये नहीं। क्लियर है? तो बच्चे ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्ड सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना था। उससे रिलेटेड बच्चे आपने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कई सारे टॉपिक्स अभी आगे आपको मिलेंगे,
जो आपको थोड़े से टिपिकल लग सकते हैं। सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 स्टार्ट करें। कॉन्सेप्ट नंबर 2 स्टार्ट करें सर। चलो यस सर। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सुनो भैया, यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ी सी गवर्नमेंट पॉलिसी की। यहाँ पर बच्चे हम बात करेंगे थोड़ी सी गवर्नमेंट पॉलिसी की। ठीक है सर, ध्यान से सुनना। किसकी गवर्नमेंट पॉलिसी सर? एक बंदा था आपका जिसका नाम था सर मॉन्टेगस। ठीक है, मॉन्टेगस स्टेटमेंट कब की भैया? 1917 की। कब की सर? 1970 की। ध्यान से सुनना। इसने क्या कहा? ठीक है, इसने क्या कहा कि जो ब्रिटिश हुकूमत है, यानी कि सर ब्रिटिश गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सर, अनाउंस्ड, गवर्नमेंट अनाउंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट अनाउंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन जुलाई 1918, इन जुलाई 1918। ठीक है, अनाउंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन जुलाई 1918, जिसे भैया किस नाम से जाना जाता है? ध्यान से नोट करिएगा। एक तो था भैया अपना मॉन्टेग्यू चचा, मॉन्टेग्यू एंड क्लेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू एंड क्लेम्सफोर्ड, या फिर इसी को बच्चे कहते हैं मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। सर इस रिफॉर्म्स के पॉइंट्स आपके लिए बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस रिफॉर्म्स के पॉइंट बच्चे आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर रिफॉर्म का क्या नाम है? मॉन्टेगू, क्लेम्सफोर्ड और मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। एम आई क्लियर? अब सुनो इस रिफॉर्म्स में क्या क्या बातें कही गई। ध्यान से सुनना बच्चे, इस रिफॉर्म्स में क्या क्या बातें कही गई। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्लीज टू नोट इट डाउन। यूट्यूब वाले बच्चों प्लीज बच्चे नोट्स बनाते रहिएगा। आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, वुमेन्स को वोटिंग राइट दिए गए। वुमेन्स को सर जी वोटिंग राइट दिए गए, पॉइंट नंबर 1। बट याद रखना, इट वॉज नॉट ग्रांटेड टू ऑल वुमेन। पूछेगा क्या कि जितनी भी वुमेन्स थी क्या सबको वोटिंग राइट्स दिए गए? नो। ठीक है, आंसर इज नो। ओके सर, किस किस को दिए गए? भैया इट वॉज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, इट वॉज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी कॉमा एजुकेशन, कि या तो भैया बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ या तो बहुत बड़े घर की हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी या फिर एजुकेशन। क्लियर है? बताइए, क्लियर है सर? मोस्ट यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे आपके लिए। डन है? अब सुनो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट। भैया इसने एक्सटेंड कर दिया। क्या एक्सटेंड कर दिया सर? ध्यान से सुनिएगा। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। सर कैसे कर दिया? कैसे कर दिया बच्चे? बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास,
by providing separate electorates for depressed class, for providing separate electorate for depressed class, या फिर बच्चे आप इसे शेड्यूल कास्ट भी कह सकते हो। ठीक है, शेड्यूल कास्ट भी कह सकते हो। साथ बच्चे और क्या कहा इस एक्ट ने, जो वुमेन्स हैं वो बच्चे जनरल सीट से भी चुनाव लड़ सकती हैं, जनरल सीट से भी चुनाव लड़ सकती हैं। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि थ्रू थ्रू विच एक्ट वुमेन वॉज allotted with the reserved seats in the legislature, तो बच्चे आपका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है सर, मैं बच्चे यहाँ पे पॉइंट लिख भी दे रहा हूँ, वुमेन रिजर्व्ड सीट्स इन द लेजिस्लेचर, इन द लेजिस्लेचर। अब मुझे एक बात ऑनेस्टी के साथ बताइए, आप में से कितने बच्चों को इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया? बताइए सर, एनीवन, एनीवन? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि सर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को, ध्यान से सुना, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को स्पेशल स्पेशल प्रिविलेज देना, स्पेशल प्रिविलेज देना। ठीक है बच्चे, एक स्पेशल कम्युनिटी को कुछ स्पेशल तरीके के प्रिविलेज देना। क्यों देना सर? क्योंकि पास्ट में उनके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ है, उन्हें स्पेशल प्रिविलेज इसलिए दी जा रही है ताकि वो कम समय में लोगों के बराबर में आ सके, सोसाइटी से खुद को मैच कर पाए, सोसाइटी से पीछे ना रह जाए। क्लियर है? तो बच्चे कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आपने एग्जैक्टली दो चीजों के बारे में सीखा। पॉइंट नंबर 1 मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या फिर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसमें बच्चे आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, दैट इज दिस वन। देन बच्चे आपने इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में देखा, जिसमें बच्चे पॉइंट टू बी नोटेड कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया भैया किसे, डिप्रेस्ड क्लास या फिर शेड्यूल कास्ट के लोगों को, वुमेन्स को भैया राइट दिया गया टू फाइट फ्रॉम अ जनरल सीट टू, प्लस में बच्चे प्लस में बच्चे वुमेन्स को रिजर्व्ड सीट दी गई इन दी लेजिस्लेचर। मुझे बताइए, क्या हर एक बच्चे को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या हर एक बच्चे को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? यस सर। चलो यस सर। सर, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट नंबर 3 ध्यान से देखना, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, पॉइंट लिखवा रहा हूं, एक स्लाइड के ऊपर ये कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा। ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कारागार में होना। सर हिज यानी, अभी आपको पता चल जाएगा, चलो मैं अभी नहीं लिख पा रहा, अभी आपको पता चल जाएगा। एट एट यारवादा प्रिजन या यरवदा प्रिजन, एट यरवदा प्रिजन। बात चलिए सर 1930 की। इन 1930 मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ट्रांसलेटेड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ट्रांसलेट किया, दो वर्ड आएगा बच्चे यहाँ पे, एक है सर आपका हिम्स एंड लिरिक्स। हिम्स एंड लिरिक्स किससे सर? किससे सर? फ्रॉम दी उपनिषद्स,
फ्रॉम द उपनिषद्स, राइट। और बच्चे इसी को कहते हैं, इसी को बच्चे कहते हैं सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। इसी को बच्चे क्या कहते हैं? सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप लोग वो करना चाहोगे? बताइए बच्चे, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बच्चे आप लोग वो करना चाहोगे? करवा दूं मैं यस आप सर। लोगों को? करवा दूं बच्चे? यस सर। देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रीलिम्स 2021 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन था सर, हु अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग who among the following is associated with with songs from prison, with songs from prison? बताइए, ऑप्शन लिखने की जरूरत है क्या इसमें? नो सर। ऑप्शन नंबर नो। ए थे भैया, बाल गंगाधर तिलक जी। बी पे थे भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, चेरन। सी पे थे भैया, म- महात्मा गांधी जी। एंड ऑप्शन नंबर डी पे थे भैया आपके, सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू जी को नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है नाइटेंगल क्या है? नाइटिंगेल सर एक बर्ड होता है। गुड, हाँ एक बर्ड यस होता है, सर, ठीक एक है। बर्ड है। चलिए बच्चे, करेक्ट आंसर प्लीज। महात्मा उनके गांधी जी। सर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है, पेपर उठा के आप चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लस में बच्चे आपका ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2 बार रिपीट हो चुका है, बिहार पीसीएस में, दैट इज बिहार पब्लिक एंड सर्विस कमीशन, बच्चे उसमें 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है सर, सीएपीएफ में बच्चे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एमपी पीसीएस में, मध्य प्रदेश पीसीएस में बच्चे ये क्वेश्चन लगभग 4 बार रिपीट हो चुका है। अब आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिर्फ इस एक स्लाइड से ये क्वेश्चन कितनी बार कितने एग्जाम्स में घूम के आ चुका है। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन को उन्हें डायरेक्ट ना पूछना हुआ, थोड़ा सा घुमा के पूछना हुआ, ठीक है, तो बच्चे वो आपसे पूछ लेंगे कि उन्होंने किस चीज को ट्रांसलेट किया था, जो उन्होंने गाने गाए थे। ठीक है, जो भी उन्होंने गाना गाया था उसकी लिरिक्स उन्होंने कहाँ से ली थी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? या वही सेम स्टेटमेंट आपको देके कुछ नहीं करेंगे, बीच में ये नाम गायब कर देंगे कि आइडेंटिफाई दी पर्सनालिटी। क्या बच्चे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? बताइए, क्या बच्चे अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा यस घूम सर। के भी आता है तो आप इस यस सर। क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं? क्या यस किसी भी सर कर बच्चे लेंगे। को इस कॉन्सेप्ट में अब दिक्कत होगी? नो? नो सर। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3। देखो 26 कॉन्सेप्ट है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट आपके बड़े बड़े नहीं है। ठीक है, कुछ ही कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। सर कॉन्सेप्ट नंबर 3, 4 होगा सर सर, फोर कॉन्सेप्ट सर। नंबर। ये कॉन्सेप्ट 4 है? अच्छा ठीक है, यस सर। नोटेड। कॉन्सेप्ट नंबर 4, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 4, ओके। बच्चे इसमें आपको पढ़ना है गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। गांधी इरविन पैक्ट,
गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज साइंड बाय, इट वाज साइंड बाय महात्मा गांधी जी। पूछेगा किसके बिहाफ पे, तो याद रखना ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस, ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस, ठीक है बच्चे, ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस वॉज साइंड बाय मोहनदास करमचंद्र गांधी जी ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस, क्लियर है, एंड बाय लॉर्ड क्या नाम है इसका, लॉर्ड इरविन, एंड बाय लॉर्ड इरविन, बाय लॉर्ड इरविन ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ, मैं सिर्फ गवर्नमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। सर डेट क्या थी इसकी, 5 मार्च, 5 मार्च 1931, ठीक है, 5 मार्च 1931। अब सुनो, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बच्चे ये जो पैक्ट हुआ था ना, गांधी इरविन पैक्ट, आपको पता है दिस पैक्ट प्लेस द गवर्नमेंट, यानी इसने गवर्नमेंट को इक्वल बना दिया, ठीक है, या आप ये कह सकते हो प्लेस द कांग्रेस, प्लेस्ड द कांग्रेस इक्वल टू द गवर्नमेंट, राइट। इसने भैया कांग्रेस को गवर्नमेंट के बराबर का दर्जा दिया, ठीक है। इस पैक्ट से बच्चे, द पैक्ट प्लेस द कांग्रेस ऑन एन इक्वल स्टेटस विथ द गवर्नमेंट, विथ द गवर्नमेंट। सर इस पैक्ट में क्या क्या बातें कही गई, इस पैक्ट में बच्चे क्या क्या बातें कही गई, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, ठीक है बच्चे ध्यान से नोट करिएगा। अच्छा आप लोग को कोई आवाज तो नहीं आ रही पीछे से, No, sir. ओके फाइन, चलिए। सर पॉइंट नंबर ए, सर इमीडिएट रिलीज ऑफ, immediate release of all the political prisoners, immediately release of all the political prisoners, ठीक है, not convicted of the violence, not convicted of the violence, ठीक है बच्चे, immediate release of all the political prisoners not convicted of the violence या with the violence, ओके। सर ये कहाँ के आपके बेसिकली पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, क्यों बच्चे ने अंदर किया गया था, ड्यू टू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये बच्चे आपके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बच्चे ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, समझ में आया, ये बच्चे आपके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, क्लियर है, क्लियर है बच्चे। Yes. अब सुनो, immediate release of all the political prisoners as not convicted of the violence, not convicted of the violence, इतना क्लियर है, बताइए बच्चे, इतना क्लियर है, डन है। Yes. सर इसी एक्ट में कहा गया,
इसी एक्ट में बच्चे इट वॉज मेंशन्ड कि गांधी जी जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? इसी पैक्ट के बाद, इसी पैक्ट के बाद गांधी जी विड्रॉल विथ, गांधी जी विड्रॉल विथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी विड्रॉल विथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बच्चे जो आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, ठीक है, उसे मैं 2 मिनट के लिए यहां पर स्टॉप कर रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए बच्चे, अब पूरा का पूरा जो आपका गांधीयन एरा है उसको बच्चे हम डिस्कस करेंगे एक फ्लो के अंदर। ठीक है, कॉन्सेप्ट में जो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे आपके, सॉरी, जो आपके 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो गांधीयन एरा के फ्लो वाले लेक्चर में आपको नहीं मिलते, वो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है। ठीक है सर? ठीक है बच्चे, अब आप सिंपल सी एक हेडिंग बनाओ, गांधीयन एरा, गांधीयन एरा। यहां से बच्चे आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट वाइज नहीं बल्कि एक एक चीज फ्लो वाइज, ईयर वाइज मिलेगी। ठीक है, सर तो यहां से, जी हाँ जी सर बताइए। वो लास्ट कॉन्सेप्ट इतना ही था क्या, खत्म हो गया क्या? सॉरी, सर ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट इतना ही था क्या सर? हाँ बस लास्ट वाला कॉन्सेप्ट इतना ही था। देखो, जो मैं आपको फ्लो में पढ़ाऊंगा वो मैं आपको अपने नोट से पढ़ाऊंगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछे गए हैं जो मेरे नोट्स में इस टाइम पे मेंशन नहीं है, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मेट में पढ़ा दिया है। अब बच्चे हम चीजों को एक फ्लो में करेंगे और गांधीयन एरा के थ्रू ही मैं आपको 1947 तक लेकर जाऊंगा। एम आई क्लियर? ओके सर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अगर सपोज आपको कंफ्यूजन हो। फ्लो, फ्लो इन दी सेंस कि एक एक चीज आपको सीक्वेंस वाइज मिलेगी। ठीक है, एक एक चीज आपको ईयर वाइज देखने को मिलेगी कि कब क्या हुआ। क्लियर है? यस सर। ओके सर, चलिए, एक एक चीज के नोट्स बनाते रहिएगा, यहां से फ्लो आपका नहीं टूटना चाहिए। सर सबसे पहले गांधी जी का जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, सर जन्म कहां पर होता है? जन्म कहां पर होता है सर? पोरबंदर इन गुजरात। अब आपको बच्चे बहुत मजा आने वाला है इसमें। पोरबंदर इन गुजरात। ठीक है, पोरबंदर इन गुजरात। अब बेसिकली ये देखो, यहाँ पे जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। ठीक है, अब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि गांधी जी जेल पहुंचे कैसे। मतलब बहुत सारी चीजें पता चलेंगी एग्जैक्टली। गांधी इरविन पैक्ट अभी दोबारा से आएगा, दोबारा से मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स उसमें लिखवाऊंगा। ओके, चलो, पोरबंदर इन गुजरात में बच्चे इनका जन्म होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा, हु इस्टेब्लिश्ड, हु इस्टेब्लिश्ड नेटाल कांग्रेस एंड फोनिक्स फॉर्म। तो भैया गांधी जी ने इस्टेब्लिशमेंट की थी, स्थापना की थी नेटल कांग्रेस की, नेटल कांग्रेस की एंड फियोनिक्स, फियोनिक्स फर्म की। क्वेश्चन पूछेगा कहां पर की थी? इन अफ्रीका, इन अफ्रीका। पूछेगा किसके अगेंस्ट में की थी? तो अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम, अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम। किसी भी बच्चे को क्या अपार्थाइड सिस्टम के बारे में पता है? जी एनीवन? सर, साउथ अफ्रीका में जो रेशियल स्ट्रगल था।
बिल्कुल सही। साउथ अफ्रीका में जो कलर को लेके नौटंकी चलती थी, ठीक है, तू गोरा मैं काला एटसेट्रा, इसी को बच्चे कहा गया है अपार्थाइड सिस्टम। ठीक है, इसी को बच्चे कहा गया द अपार्थाइड सिस्टम। कक्षा 10वीं की जो एनसीईआरटी है इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें बच्चे आपको एक चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 2, रिटन बाय नेल्सन मंडेला सर। उनकी एक किताब से वो चैप्टर उठाया गया है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसमें बच्चे अपार्थाइड सिस्टम के बारे में डिटेल के साथ चर्चा की गई। ठीक है सर। तो पॉइंट नंबर 1, खैर इसमें पॉइंट मत मेंशन करो, 100-150 पॉइंट हो जाएंगे, आप ऐसे लिखते रहो उसको। गांधी जी का जन्म होता है बच्चे 2 अक्टूबर 1869 को, कहां पर बच्चे? पोरबंदर इन गुजरात। गांधी जी established नेटाल कांग्रेस एंड फिनिक्स फर्म इन अफ्रीका अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम। सर महात्मा गांधी जी ने कुछ किताबें भी लिखी थी। ठीक है बच्चे, महात्मा गांधी जी ने सर कुछ किताबें भी लिखी थी। किताब का नाम क्या था सर? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन एंड हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। आपको पता है मैंने अपने मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन नोट्स कितने पेजेस में बनाए हैं? एनीवन बता सकता है कोई? अरे गेस करो, बताइए सर। कैन यू गेस कि मैंने अपने मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स कितने पन्ने में बनाए हैं? 20 पेजेस। बहुत ज्यादा हो गया। हाफ कर दे सर। नहीं, हाफ करके +1 कर दो। ओके, हो गया सर। 11 पेजेस। अब मुझे बताइए क्या आपको ये नोट्स चाहिए? हैंड रिटन नोट्स ऑफ माइंड रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम के 800 पन्ने की समरी इस 11 पन्ने में बनाई गई। चाहिए होंगे तो बता देना, राइटिंग ठीक ठाक है, समझ में आ जाएगा आपको। सर इंडियन ओपिनियन एंड हिंद स्वराज नामक बुक किसने लिखी सर? महात्मा गांधी जी ने लिखी। क्लियर है? सर महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल लीडर कौन थे, या पॉलिटिकल टीचर कौन थे? बेसिकली नॉट लीडर, पॉलिटिकल टीचर कौन थे? एनीवन पता है किसी को? महात्मा जी- गांधी जी के, गोखले। बिल्कुल सही, गोखले गोपाल सर। कृष्ण गोखले। बिल्कुल सही, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी जी के जो पॉलिटिकल लीडर थे वो थे भैया गोपाल कृष्ण गोखले साहब, गोपाल कृष्ण गोखले साहब। क्लियर है? और सुनो, महात्मा गांधी जी के बारे में एक बात तो आपको पता ही होगी कि वो बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी आदमी थे, है ना? बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी आदमी थे। तो बच्चे उन्होंने ये रेवोल्यूशन की टेक्निक पता है किससे सीखी थी? पता है? ये आपको शायद ही किसी किताब में मिले, बट आप यहाँ पे लिख लो। लियो टोल्स्टॉय। लियो, लियो टॉल्स्टॉय। पढ़ा है क्या इसको? हाँ, किताब में सर एनसीईआरटी जब पढ़ते थे तो उसमें था। किस किताब में? 12वीं की? मतलब इंस्पायर्ड है, हाँ। नो नो, 12वीं ना सर, 9th 10th के। 9th 10th में देखा ये? माय गॉड। हाँ सर, जीके में भी आता है उसमें। लियो टोल्स्टॉय का एक टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस आई थिंक एक किताब है उनका। हाँ हाँ, वॉर एंड पीस, यस यस यस। हाँ, तो वही से याद है यार। चलो बढ़िया, गुड। लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय। अब सुनो मजे की बात, यहां से भैया स्टार्ट होगी असली कहानी। 9 जनवरी 1915 को, ठीक है बच्चे, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आते हैं। उससे पहले बच्चे वो अफ्रीका में थे। महात्मा गांधी जी रिटर्न इंडिया, रिटर्न इंडिया। ठीक है बच्चे, इसी दिन को भारतीय प्रवासीय दिवस प्रवासी के नाम दिवस। से भी मनाया जाता है। भारतीय प्रवासीय दिवस, भारतीय प्रवासीय दिवस। ठीक है बच्चे, महात्मा गांधी जी रिटर्न इंडिया, भारतीय प्रवासीय दिवस, राइट?
सर इंडिया आने के 1 साल बाद, 1 साल तक इन्होंने तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन की कि भारत में कहाँ कैसे क्या चीजें चल रही। सर 1916 में महात्मा गांधी जी ने ही स्टेब्लिश्ड साबरमती आश्रम। ही स्टेब्लिश्ड साबरमती आश्रम। अब साबरमती बच्चे आपकी एक नदी है, ठीक है सर। कहाँ पे है ये, कहाँ पे है बच्चे ये? सर अहमदाबाद। सॉरी, गुजरात सर। अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद में, ठीक है, गुजरात के अंदर में अहमदाबाद। सर 1916 में ही गांधी जी सबसे पहले बड़े बड़े लीडर से मिलते हैं इन दी लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। इन दी लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। इन दी लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है बच्चे, इन दी लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। क्लियर है? बताइए बच्चे, क्लियर है? सर लखनऊ सेशन में याद रखना किसने प्रेसिडेंटशिप करी थी? प्रेसिडेंटशिप कौन थे भैया? अंबिका चंद्र मजुमदार। अंबिका चंद मजुमदार। अंबिका चंद मजुमदार। क्लियर है बच्चे? क्लियर है सर? अंबिका चंद मजुमदार। पॉइंट टू बी नोटेड, इसी सेशन में, इसी सेशन में बच्चे मुस्लिम लीग की, या बेसिकली मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट की परमिशन कांग्रेस के तरफ से मिल गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जहां से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम भाई बहन ही चुनाव लड़ पाएंगे। तो मुस्लिम्स के जो आइडिया था सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, ये बच्चे कांग्रेस ने किस सेशन में अप्रूव किया था? लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। किसकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर अप्रूव किया था? अंबिका चंद मजुमदार। कब किया था बच्चे? 1916 में। क्लियर है? अब सुनो सर, 1915 देखा आपने, 1916 देखा, अब चलते हैं सर 1917 की तरफ। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं सर 1917 की तरफ। 1917 में बच्चे आपका होता है चंपारण सत्याग्रह। अब सुनो चंपारण में ऐसा हुआ क्या। ठीक है बच्चे, अब सुनो चंपारण में ऐसा हुआ क्या। सर चंपारण में चल रही थी बगावत। किसकी? अंग्रेजों की, रिलेटेड टू इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती। ठीक है सर, रिलेटेड टू इंडिगो कल्टीवेशन। प्रॉब्लम पता है क्या थी? अंग्रेजों के लिए बच्चे जो इंडिगो था ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल था। ठीक है, इसमें ना बहुत प्रॉफिट इन्हें मिलता था। किसको? अंग्रेजों को। बट प्रॉब्लम क्या थी कि ये इंडिगो जब आप किसी भी लैंड पर उगाओगे, ठीक है, किसी भी लैंड पर बच्चे जब आप इंडिगो उगाओगे, उसके बाद वो लैंड खेती करने लायक नहीं रह जाएगा। बैरन लैंड भी आप इसको कह सकते हो। वो लैंड बच्चे खेती करने लायक नहीं रह जाएगा। तो इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा था कि फार्मर्स के लिए बड़ी समस्या हो रही थी। क्यों सर? बिकॉज फार्मर्स के पास तो इनकम का यही एक सोर्स था। फार्मर्स के पास बच्चे इनकम का यही एक सोर्स था, राइट? तो गांधी जी भैया चंपारण पहुंचते हैं। क्वेश्चन पूछेगा किसने गांधी जी को चंपारण में बुलाया था? आंसर इज राजकुमार शुक्ल। आंसर इज राजकुमार शुक्ला जी ने भैया गांधी जी को कहां बुलाया था? चंपारण में। कहां बुलाया था बच्चे? चंपारण। क्लियर है? क्लियर है? आप मुझे एक बात बताओ, देखो
सबसे पहले तो आपको ये टर्म समझना पड़ेगा, दैट इज सत्याग्रह। कोई भी बच्चा इस टर्म का मुझे मतलब बता सकता है? सत्याग्रह का मतलब एनीवन? बताइए बच्चे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सत्याग्रह? बच्चे दो चीज, ट्रुथ प्लस में नॉन वायलेंस। ठीक है, व्हाट इज सत्याग्रह सर? ट्रुथ प्लस में नॉन वायलेंस। सर सत्याग्रह कहता क्या है कि अगर आप किसी राइट कॉज के लिए फाइट कर रहे हो, राइट कॉज के लिए फाइट कर रहे हो, यानी कि आपकी बातों में सच्चाई है, तो आप नॉन वायलेंस के मेथड से चलिए, बिना हिंसा किए आप अपनी बातों को रखिए, आंदोलन करिए, एंड आपकी जो विजय है दैट इज विन विन सिचुएशन। ठीक है बच्चे, यही सिंपल सा मतलब होता है सत्याग्रह का। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चे? तो राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को बुलाया चंपारण में, और जब गांधी जी ने वहां के मजदूरों की हालत देखी, तो उन्होंने भैया कंडक्ट किया चंपारण सत्याग्रह। उन्होंने भैया कंडक्ट किया चंपारण सत्याग्रह। ठीक है सर, उन्होंने कंडक्ट किया सर चंपारण सत्याग्रह। क्लियर है? क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी जी के साथ में कौन कौन से और लोग गए थे, तो याद रखना, along with महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, एन सिन्हा साहब, एन सिन्हा साहब प्लस में राजेंद्र प्रसाद साहब भी चंपारण गए थे। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, लास्ट में भैया गांधी जी बूंदी सिचुएशन। ठीक है बच्चे, क्लियर है? समझ में आ गया एवरीवन? चंपारण सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? यस। बताइए बच्चे, चंपारण यस सत्याग्रह का सर। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? हाँ जी बताइए, एनी ओके डाउट्स? है सर। नो सर। नो डाउट्स? चलो, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। भैया इसी आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर सर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। ठीक है सर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने डेजिग्नेटेड गांधी जी एज महात्मा। ठीक है बच्चे, डेजिग्नेटेड गांधी जी एज महात्मा। चंपारण सत्याग्रह से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो सिचुएशन से कि किसके लिए गए थे भैया, या तो इस पॉइंट से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। डेजिग्नेटेड गांधी जी एज महात्मा आफ्टर विच इंसिडेंट? आफ्टर चंपारण सत्याग्रह। क्लियर है? बताइए बच्चे, क्लियर है? अब सुनो 1918 की कहानी। बच्चे सबसे पहले 1918 में हम चलेंगे अहमदाबाद। ठीक है सर, सबसे पहले बच्चे 1918 के अंदर हम चलेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद, अब सुनो अहमदाबाद में सिचुएशन क्या चल रही थी। 1918 के टाइम पे भारत में आपका प्लेग फैल गया था। ठीक है, भारत में सर आपका प्लेग फैल गया था। प्लेग एक ऐसी बीमारी होती थी जो रैट्स के कारण होती थी, रैट्स, एंड ये बड़ी ही खतरनाक बीमारी होती थी, क्योंकि इसमें जो इंसान का मांस है वो सड़ के गिरने लगता था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी, एंड दूसरा इट इज वेरी वेरी पेनफुल टू बेयर। ठीक है,
प्लेग के कारण बच्चे अहमदाबाद में जो आपकी मिल्स थी उसमें वर्कर भैया काम छोड़ के भागने लगे। उसमें जो वर्कर्स थे भैया वो काम छोड़ के भागने लगे। तो अहमदाबाद मिल के जो मालिक थे, ओनर, ओनर का नाम था भैया अंबाभाई साराभाई। अंबाभाई साराभाई। ओनर का नाम क्या था सर? अंबाभाई साराभाई। ठीक है, अंबाभाई साराभाई। उन्होंने ये जो वर्कर्स थे जो भाग रहे थे इनसे भैया प्रॉमिस किया कि आप जो है काम करिए, आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान ध्यान हम रखेंगे। प्लस में बच्चे हम जो है वो आपको बोनस देंगे। हम क्या देंगे? आपको बोनस देंगे, एक्स्ट्रा सैलरी देंगे। मजदूर भाई बहन सारे के सारे खुश, यार हमें एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। इन्होंने भैया अपना काम किया, वर्कड। इन्होंने भैया अपना काम किया, दे वर्कड। ओके, ठीक है सर। बट जब इनसे काम करवा लिया गया, जब भैया इनसे काम करवा लिया गया, उसके बाद अंबाबाई साराबाई ने कहा कि हम जो है वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। हम जो है वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। ठीक है बच्चे, हम जो है सर एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। अब सारे के सारे जो आपके वर्कर्स थे, सारे के सारे भैया जो आपके वर्कर्स थे, ये चले आए भैया स्ट्राइक पे। ठीक है, सारे के सारे जो आपके वर्कर्स थे ये बच्चे चले आए स्ट्राइक पे। एंड इसी इंसिडेंट को बच्चे आप कहते हो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसी इंसिडेंट को बच्चे आप क्या कहते हो? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसी इंसिडेंट को बच्चे आप क्या कहते हो? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है सर, इसी इंसिडेंट को आप क्या कहते हैं? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब भैया मजदूरों के साथ तो अन्याय हुआ। ठीक है, मजदूरों के साथ तो अन्याय हुआ, है ना? इस आदमी ने मजदूरों के साथ अन्याय किया। एक तो निहायती बकलोल था, ऊपर से अन्याय भी किया। कोई बात नहीं सर। अब सुनो, इन्हीं की बहन थी, मैं सैरो को हटा रहा हूँ, इन्हीं की बच्चे बहन थी। बहन का नाम था अनुसिया साराभाई। ठीक है, वो बड़ी ही अच्छी थी। वो भैया बहुत ही अच्छी थी, उनसे मजदूरों का जो दुख है वो देखा नहीं गया। तो अनुसिया साराभाई ने, अनुसिया साराभाई, शी कॉल्ड गांधी जी। अनुसिया साराभाई ने क्या किया? इन्होंने बुलाया भैया, कॉल्ड गांधी जी। मैं पूरा लिख रहा हूँ, महात्मा गांधी जी। शी कॉल्ड महात्मा गांधी जी फॉर किस लिए बच्चे? एनीवन रीजन? फॉर अहमदाबाद सत्याग्रह। और यहां से बच्चे कॉन्सेप्ट निकल के आता है अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, बाद में भैया सत्याग्रह हुआ एंड मजदूरों को उनका बोनस मिला भैया। मजदूरों को उनका बोनस मिला। ठीक है, क्लियर है इतना? क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। वैष्णवी जी, आर्यन जी, क्लियर है? यस सर, जी सर। क्लियर है। क्या हो गया वैष्णवी, नींद आ रही है? फंक्शन में खाना ज्यादा खा लिया? वो अभी चल ही रहा है, मैं आ गई हूँ बस इसमें। अभी चल ही रहा है? तो मेरे पापा का बर्थडे है। ओ माय गॉड, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे विश कर देना। जी सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। वैसे केक नहीं भिजवाया, वेरी बैड, बैड मैनर्स, है ना? बैड मैनर्स।
कोई बात नहीं, याद रखूंगा मैं भी। खेड़ा सत्याग्रह। अच्छा, आप लोग का बर्थडे वड्डे कब आता है भाई? मेरा तो अभी है 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल, व्हाट अ कोइंसिडेंस। नाइस। तो कोइंसिडेंस। मतलब कुछ नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। खेड़ा सत्याग्रह सर, ठीक है। इट वॉज रिगार्डिंग। अच्छा, पीछे आप लोग को किसी भी प्रकार की आवाज तो नहीं आई? एनीवन? No, नो sir. सर। रिगार्डिंग एग्रीकल्चर टैक्स। आर्यन, हैप्पी बर्थडे। कब आता है आपका? सर मेरा जून में आता परवेश? फरवरी में सर। फरवरी बट में। आई डो नॉट अच्छा, सेलिब्रेट। यस। सेम ईयर भाई, सेम ईयर। चलिए सर, खेड़ा सत्याग्रह याद रखना भैया, ये भी हुआ था 1918 में। इसका ना ऑर्डर बहुत पूछा जाता है, अभी मैं आपको ऑर्डर लिखवा दूंगा, परेशान मत होना। 1918 में क्या हुआ देखो, 1915 से लेके 1946 तक आपको चीजें रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि एक एक चीज मैं यहाँ पर आपको रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने का इससे भी डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, बट थोड़ा सा इस टाइम पे वो एग्जाम रेलेवेंट नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सर, देखो खेड़ा सत्याग्रह किस लिए हुआ भैया? इट वॉज रिगार्डिंग दी एग्रीकल्चर टैक्स। इट वॉज रिगार्डिंग दी एग्रीकल्चर टैक्स, ठीक है सर। प्रॉब्लम क्या थी कि प्रोडक्शन जो है वो पहले के मुकाबले 75% कम हुई थी। जो भैया प्रोडक्शन है वो पहले के मुकाबले 75% कम हुई थी। बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, ये बकलोल सब क्या कर रहे थे, कह रहे थे 23% टैक्स हमें बढ़ा के दो। मतलब एक तो यार प्रोडक्शन 75% कम हुई है, ऊपर से कह रहे हैं सर कि टैक्स हमें बढ़ा के दो। ठीक है, अगर ऐसे लोगों को हरियर बांस लेके मारा जाए तो उसमें क्या गलत है बताओ, है ना? ऐसे लोगों को अगर हरी वाली बांस से दबा के मारा जाए तो उसमें क्या गलत है? आप बताइए मित्रों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर, ये दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? बहुत सही। सुन ले भाई, सुन ले, लाइव बैच का यही तो फायदा है। लो, सुनो, सुनो भैया, खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ? इट वॉज रिगार्डिंग दी एग्रीकल्चर टैक्स। प्रॉब्लम इज दैट कि जो आपका प्रोडक्शन था उस टाइम पे वो सर 75% कम हुआ। अब यही जब आप स्पेक्ट्रम में पढ़ोगे तो स्पेक्ट्रम में आपको रीजन भी दिया रहेगा कि ये क्यों कम हुआ, बट वो हमारे काम का इस टाइम पे नहीं है, एटलीस्ट फॉर सीडीएस एंड एनडीए। ठीक है, प्रोडक्शन भैया 75% कम हुआ, यानी सपोज अगर पहले आपका प्रोडक्शन हो रहा था 100 केजी का, तो प्रोडक्शन उसमें हुआ 25 केजी का ही, 100 केजी का नहीं हुआ। लेकिन टैक्स जो है, टैक्स अंग्रेज सब मांग रहे थे 23% बढ़ा के। ठीक है, आर्यन जी समझ में आ गया? यस सर, अब ठीक है, 23% बढ़ा के वो टैक्स मांग रहे थे। तो भैया इसी वजह से आपका कंडक्ट किया जाता है खेड़ा सत्याग्रह। आप इन सभी सत्याग्रह का ऑर्डर याद रखो, इन सभी सत्याग्रह का बच्चे ऑर्डर याद रखो। सबसे पहले आपका हुआ चंपारण। अब देखो अहमदाबाद और खेड़ा में आपको कंफ्यूजन होगी, क्यों? क्योंकि सर दोनों ही आपका 1918 में हुआ था, बट याद रखना पहले आपका अहमदाबाद का हुआ था। पहले बच्चे आपका अहमदाबाद का हुआ था, उसके बाद सर आपका खेड़ा का हुआ था। ठीक है सर, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा, ऑर्डर याद रहेगा? बताइए सर, ऑर्डर याद रहेगा? यस सर। आगे बढ़े, अब चलते हैं सर 1919 के ऊपर। 1919, 1919। ठीक है बच्चे, बच्चे 1919 में आपका एक एक्ट आता है जिसका नाम था सर रॉलेट एक्ट। सर ये रॉलेट एक्ट नाम कैसे पड़ा?
बच्चे ये एक्ट लाया था सिडनी रॉलेट ने। एक्ट किसने लाया था बच्चे? सिडनी रॉलेट ने। ठीक है, रॉलेट एक्ट। बच्चे इस एक्ट को एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट। ठीक है बच्चे, एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट। सर इस एक्ट के अंदर कहा क्या गया, ध्यान से सुनना, देसी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, एज इट इज कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो बच्चे। विदाउट अपील, विदाउट अपील, विदाउट दलील एंड विदाउट लॉयर, विदाउट लॉयर। ठीक है, विदाउट लेते हैं कॉमन सर, और अपील और लॉयर, दलील और लॉयर को डालते हैं ब्रैकेट में। तो विदाउट अपील, विदाउट दलील एंड सर विदाउट लॉयर। ठीक है, विदाउट अपील, विदाउट दलील एंड विदाउट लॉयर। जो ये आपके अंग्रेज थे, ठीक है बच्चे, जो ये आपके अंग्रेज थे, ये किसी को भी अरेस्ट करके जेल में डाल सकते थे। किसी को भी अरेस्ट, एनीबडी, किसी को भी बच्चे अरेस्ट करके सिर्फ और सिर्फ शक के बिना पे जेल में डाल सकते थे फॉर 2 इयर्स, फॉर 2 इयर्स। ठीक है, फॉर 2 इयर्स। याद रखना, महात्मा गांधी जी ने he described this law as black law, काला कानून। described this as black law, as black law। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चे? यस रॉलेट सर। एक्ट क्या था सर? विदाउट अपील, विदाउट दलील एंड विदाउट लॉयर, एनीबडी कैन बी अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल, यानी शक के बिना पे किसी को भी उठा सकते थे, एंड उन्हें 2 साल के लिए बच्चे जेल में डाल सकते थे। महात्मा गांधी जी ने इसको एज अ ब्लैक लॉ डिस्क्राइब किया है। एम आई क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? यस यस सर। आगे सर। बढ़े बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में एक आंदोलन शुरू हुआ था, जिस आंदोलन का नाम था बच्चे कर मत दो, कर मत दो। ठीक है, कर मत दो आंदोलन किसने स्टार्ट किया था इसको? कर मत दो आंदोलन, कर मत दो आंदोलन बच्चे, इसको किसने स्टार्ट किया था? कर मत दो आंदोलन किसने स्टार्ट किया था बच्चे? बाय श्रद्धानंद जी। ठीक है बच्चे, बाय श्रद्धानंद जी। क्लियर है? कर मत दो आंदोलन बाय श्रद्धानंद जी। किसके अगेंस्ट में किया था? पॉइंट टू बी नोटेड, अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। क्लियर है? अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। डन है बच्चे? बताइए, क्लियर है? अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। अब सुनो, 1919 में और क्या होता है सर? 13 अप्रैल 1919, कनेक्टिविटी बनाते हुए चलना। 13 अप्रैल 1919, जगह थी बच्चे जलियांवाला बाग, जगह थी बच्चे जलियांवाला बाग। ठीक है सर, जलियांवाला बाग। इस
रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में बच्चे वहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, यानी किसी भी प्रकार की हिंसा वगैरह नहीं चल रही थी, शांति भरा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। किसके अगेंस्ट में? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। जलियांवाला बाग में भैया पहुंचता है आर डायर। नाम क्या था? आर डायर। नाम क्या था बच्चे? आर डायर, राइट। चचा पहुंचते हैं एंड आर डायर ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिट पॉइंट्स, ब्लॉक्ड all the exit points, blocked all the exit points। इस पीसफुल प्रोटेस्ट में बच्चे लगभग 1000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। 1000 पीपल, 1000 पीपल। इस आर डायर ने, ठीक है, इस आर डायर ने सारे के सारे एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक किया एंड उसके बाद बच्चे फायरिंग के ऑर्डर्स दिए। इस 1000 लोगों की भीड़ पर, इन 1000 लोगों की भीड़ पर बच्चे अंधाधुंध फायरिंग की गई, अनलिमिटेड फायरिंग। रिजल्ट, बहुत सारे लोग बच्चे इसमें मारे गए, मोर देन 100 किल्ड एंड मोर देन, ठीक है, मतलब लगभग आपके 1000 लोग मारे गए एंड उससे भी ज्यादा इंजर्ड हुए थे, ठीक है। जो संख्या थी बच्चे वो लगभग जहां तक मुझे याद है 2000 के आसपास थी। इतने लोग बच्चे आपके पीपल वहां पे इकट्ठा हुए थे। कितने मारे गए थे बच्चे? 1000 पीपल, मोर देन 1000 पीपल वर किल्ड, मोर देन 1000 पीपल वर किल्ड। तो बच्चे क्या आपको जलियांवाला बाग का केस समझ में आया? क्वेश्चन पूछेगा इस टाइम पे वाइसरॉय कौन था? इस टाइम पे बच्चे आपका वाइसरॉय कौन था? मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया था, दैट इज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, क्लियर है बच्चे? 13 अप्रैल की घटना क्या आपको क्लियर है एवरीवन? सर यस 13 सर। अप्रैल की घटना क्या आपको क्लियर है? यस सर। चलो, याद रखना इस घटना की जांच करने के लिए हंटर कमीशन बनाई गई थी, ठीक है बच्चे, हंटर कमीशन, पॉइंट टू बी नोटेड। हंटर कमीशन किस लिए बनाई गई थी बच्चे? फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ, फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ जलियांवाला कांड, फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ जलियांवाला कांड, क्लियर है? हंटर कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ जलियांवाला कांड। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? बताइए, डन यस है सर। बच्चे? इन्वेस्टिगेशन के लिए बच्चे एक और समिति भी बनाई गई थी, दैट इज मान मोहन मालवीय समिति। क्वेश्चन पूछेगा मान मोहन मालवीय समिति किसके इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई थी? द आंसर इज जलियांवाला बाग समिति। मान मोहन मालवीय समिति फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जलियांवाला बाग कांड, क्लियर है? बताइए बच्चे, क्लियर है? तो जलियांवाला बाग कांड की इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सी दो कमीशन बनाई गई? हंटर कमीशन एंड मान मोहन मालवीय कमीशन, या फिर मान मोहन मालवीय समिति, ठीक है।
बच्चे इस पूरे के पूरे कांड का रिजल्ट क्या हुआ था? एक सिंपल सा रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सर आपने पढ़ा होगा सरदार उधम सिंह के बारे में, या तो मूवी तो देखी होगी विकी कौशल की। यस देखिए सर। सर, सरदार उधम सिंह, ठीक है, इनसे भैया ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई कि आपने ये क्या कर दिया। ठीक है, ये बड़े हुए, इन्होंने खूब अपनी पढ़ाई लिखाई करी, है ना। उसके बाद लंदन में लगभग 25 साल बाद आर डायर एक पार्टी में था। ये उस पार्टी में जाते हैं बढ़िया कोट वोट पहन के, और आर डायर को बुलाते हैं, कहते हैं सुनो आर डायर। जैसे ही आर डायर पीछे घूमता है, गन निकालते हैं, धाए 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 धाए, भाग यहाँ से, खत्म, मारा। और उसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि सरेंडर भी कर दिया कि हाँ मैंने मारा, और मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं, मैंने मार दिया। सोचो आप, 25 साल बाद उन्होंने बदला लिया, तो कितने सालों की आग उन्होंने अपने सीने में दबा कर रखी हो। ठीक है, तो सरदार उधम सिंह शूटेड आर डायर, शूटेड डायर। बताइए बच्चे, क्लियर है? क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? एवरीवन, क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? आगे बढ़े बच्चे, यस सर। यस सर। बताइए सर, आगे बढ़े। अब सुनो, ठीक है सर, थोड़ा सा मैं वापस चलता हूँ, या कुछ पॉइंट्स मैं आपको पहले लिखवाता हूँ। पॉइंट लिखे बच्चे, आफ्टर 1918, ठीक है, आफ्टर 1918, जब बच्चे आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, जब बच्चे आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, ठीक है, बच्चे यहां पर गांधी जी टर्की इशू को इस्तेमाल करते हैं। सर टर्की इशू क्या था? कोई भी बच्चा बता सकता है? सर व्हाट इज टर्की इशू? मैं बहुत डिटेल में तो अभी नहीं घुसूंगा, बट हाँ आपको बता देता हूँ, टर्की में जो राजा होते थे उन्हें बच्चे कहा जाता था खलीफा। ठीक है, ये भैया कहीं ना कहीं ये जो इशू था, ये पूरा का पूरा खलीफा की रिस्पेक्ट, खलीफा की पोजीशन, खलीफा की पोजीशन, और भैया खलीफा की डिग्निटी से रिलेटेड था, खलीफा की डिग्निटी से रिलेटेड था। ठीक है, भैया इन्होंने, जब आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, तो गांधी जी ने टर्की इशू को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। सर ये जो टर्की इशू आपका हुआ, विच इज रिलेटेड टू दी खलीफा, दैट इज मुस्लिमों के सरताज या मुस्लिमों के राजा, आप इस तरीके से समझ सकते हो। इंडिया में बच्चे इससे रिलेटेड एक मूवमेंट स्टार्ट होती है जिसका नाम था सर खिलाफत मूवमेंट। ठीक है बच्चे, जिसका नाम है सर खिलाफत मूवमेंट। इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट होती है बच्चे जिसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। किसने स्टार्ट करी सर? भाइयों का नाम याद रखना, मोहम्मद अली प्लस, मोहम्मद अली प्लस शौकत अली, मोहम्मद अली प्लस शौकत अली, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने बच्चे इस इशू को एक तरीके से अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया। अपॉर्चुनिटी, ठीक है सर, इस पूरे इशू को ऐसा अपॉर्चुनिटी यूज किया। सर ऐसा अपॉर्चुनिटी मतलब टू यूनाइट, यूनाइट
यूनाइट किसे सर? हिंदू एंड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। सर इनमें बंटवारा कब हुआ? बंटवारा तो जहां तक हमें पता है 1947 में हुआ था। बट बच्चे मैंने आपको बताया था अबाउट अबाउट मुस्लिम लीग, अबाउट मुस्लिम लीग। ठीक है बच्चे, अबाउट मुस्लिम लीग। एंड बच्चे ये कहानी आप कब की पढ़ रहे हो सर? 1918 की, राइट। और मुस्लिम लीग बच्चे आपकी बन चुकी थी 1906 में। ठीक है सर। तो गांधी जी ने इस, आप कह सकते हो ना, आपदा में अवसर ढूंढना, गांधी जी ने टर्की इशू को एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके की तरह लिया टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। और बच्चे इसी का रिजल्ट था 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को बच्चे भारत में स्टार्ट होती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। भारत में बच्चे क्या स्टार्ट होती है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सर इस मूवमेंट का मकसद क्या था? बच्चे इस मूवमेंट का सिंपल सा मकसद था, ध्यान से समझना, टू बॉयकॉट, मतलब किसी भी तरीके से हमें अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट नहीं करना है। ठीक है, कोऑपरेट नहीं करना इन दी सेंस उनकी बातों को नहीं मानना, उनकी बातों को नहीं सुनना। बॉयकॉट इंग्लिश गुड्स, बॉयकॉट इंग्लिश गुड्स। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं भैया, अगर वो अंग्रेजों की यूनिवर्सिटी है तो जायज सी बात है आप उस यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाइए। ठीक है बच्चे, आप उस यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाइए। प्लस में जो भी भैया लॉयर्स हैं, जो भी भैया लॉयर्स हैं वो अपना प्रोफेशन छोड़ दें। ठीक है, जो भी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, जब तक कोई भारतीय टीचर पढ़ाए तब तक पढ़े। जैसे कोई अंग्रेज टीचर आए, आप स्कूल छोड़ के भाग आए। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से सर आपकी जो है नॉन कोऑपरेशन को किया गया। ठीक है बच्चे, इस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किया गया। मुझे बताइए क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? यस सर। क्या बच्चे यस हर एक सर। बच्चे को इतना क्लियर है? एवरीवन आप सुनो। ठीक है, याद रखना साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में जैसे हर जगह पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लीडर्स थे, तो सर साउथ इंडिया में किसने लीड किया था? सी राजा गोपालचारी। सी राजा गोपालचारी ने साउथ इंडिया में पूरी की पूरी मूवमेंट को लीड किया था। ठीक है बच्चे, क्लियर है? स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन साउथ इंडिया। तो बच्चे आपको ये तो पता चल गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट होती है। ठीक है, प्लस में इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे आप सुनो। बट याद रखना आपकी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इट वाज फेल्ड, इट वाज फेल्ड। और एक पॉइंट नोट करो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कहीं पर भी वॉयलेंस का प्रोविजन नहीं था, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक तरीके का नॉन वायलेंस प्रोग्राम या नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट था, नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट था। ठीक है बच्चे, नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट था। क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? इट वॉज अ नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट। डन? डन बच्चे? यस सर। आप सुनिए सर इसके रीजंस फॉर द फेलियर। भैया दो रीजन थे, दो प्रमुख रीजन थे। रीजन नंबर वन, रीजन नंबर वन बच्चे, लैक ऑफ बैकअप। रीजन नंबर वन बच्चे, लैक ऑफ बैकअप। सर लैक ऑफ बैकअप मींस आदमी कम पड़ गए थे क्या? नहीं, नहीं। मुझे एक बात बताओ, आप इंग्लिश गुड्स को बॉयकॉट करोगे तो कुछ तो पहनोगे, कुछ तो खरीदोगे।
क्या आपके पास इंडियन गुड्स थे? द आंसर इज नो। आप यूनिवर्सिटीज को छोड़ोगे तो कहीं तो पढ़ोगे। कब तक भैया यूनिवर्सिटी छोड़ के बैठे रहोगे? कभी तो पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? इंडिया में भैया कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं थी उस टाइम पे। जो थी नालंदा तक्षशिला, वो तो बहुत पहले उसको गिराया जा चुका था। ठीक है सर, लॉयर्स ने अपना काम धंधा जो छोड़ दिया, बट अब उनके पास पैसा कहाँ से है भैया? उनका घर भी तो चलना है। तो फिर लॉयर्स भी धीरे धीरे अपने काम पे उन्होंने वापस जाना शुरू किया। सर बच्चे कब तक स्कूल नहीं जाएंगे? बच्चे कब तक स्कूल नहीं जाएंगे? आपके पास क्या भारतीय स्कूल थे? द आंसर इज नो। तो बच्चे, जो सबसे बड़ा रीजन था इसका फेल होने का, दैट इज द लैक ऑफ बैकअप। एंड इस रीजन को चिंगारी देने का काम किया चौरी चौरा कांड ने। इस रीजन को बच्चे चिंगारी देने का काम किया सर चौरी चौरा कांड ने। चौरी चौरा कांड, समझ में आया? क्या कहते हैं, आग को चिंगारी देने का काम किया बच्चे चौरी चौरा कांड। सर चौरी चौरा कांड क्या था? सबसे पहले तो ये कब होता है सर? बच्चे ये आपका होता है 5 फरवरी, 5 फेब 1922। 1922। सर इस कांड में क्या होता है? गोरखपुर के चौरी चौरा में 22 पुलिस वालों को एक कमरे में बंद करके जला दिया जाता है, और सर हो जाती है उनकी हत्या। ठीक है बच्चे, हो जाती है सर उनकी हत्या। जबकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे तरीके से बेसिकली एक नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट था। सर इसमें कहीं पर भी वायलेंस जो वर्ड है, यानी कि कहीं पे भी बच्चे इसका प्रोविजन ये नहीं था कि आप किसी भी प्रकार की वायलेंस करेंगे। बट यहाँ पर क्योंकि वायलेंस हो गई, ये गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ था। ठीक है बच्चे, ये गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ था। समझ में आ गया बच्चे? क्या हर एक बच्चे को समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़ें। तो सर दो आपके मेन रीजन थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फेल होने के पीछे। सर रीजन नंबर 1, लैक ऑफ बैकअप, एंड रीजन नंबर 2, दैट इज चौरी चौरा कांड ऑफ गोरखपुर। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चे, अब सुनो। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि एनसीएम से भैया विथड्रॉ कर लिया, यानी कि मूवमेंट वापस ले ली। ठीक है सर, मूवमेंट वापस ले ली। अब कई लोग ये तर्क भी देते हैं कि अगर क्या उस टाइम हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कंटिन्यू करते तो क्या हमें आजादी मिल सकती थी? बच्चे इसके पीछे काफी कंट्रोवर्शियल सजेशंस हैं। कुछ कहते हैं मिल सकती थी, कुछ कहते हैं नहीं मिल सकती थी। ठीक है, खैर हम उस पॉइंट पे ना जाते हुए कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। और सर 10 मार्च 1922 को 10 मार्च 1922 को भैया गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है सर, MKG यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी वॉज अरेस्टेड। अरेस्टेड, ठीक है बच्चे, वॉज अरेस्टेड। एंड बच्चे, उन्हें सजा दी गई। एंड पनिशमेंट, एंड पनिशमेंट, क्या भैया? फॉर 6 years इन जेल। 6 years इन जेल। 6 years इन जेल। बट बच्चे आपको जान के हैरानी होगी कि 1924 में ही गांधी जी बाहर आ गए जेल के। जेल में गए तो खाना पीना ही बंद कर दिया। अब जेल के प्रशासन ने कहा कि देखिए भैया, ये जो चचा हैं थोड़े से ना सनकी टाइप के हैं, ये ना थोड़े से क्रांतिकारी टाइप के हैं, अगर हमने इन्हें ज्यादा दिन जेल में रखा तो ये तो पूरा का पूरा जेल प्रशासन ही उस पे चढ़ा देंगे, है ना? दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर इन्हें कुछ हो गया तो जनता भड़क जाएगी, जनता भड़की तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जेल ही ना भून डाले। ठीक है, तो 1924 में ही बच्चे
महात्मा गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम जेल। महात्मा गांधी जी वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल। रिलीज फ्रॉम जेल। और जेल से बाहर निकलते ही बच्चे उन्होंने 1924 के कांग्रेस का भैया एक सेशन हुआ था बेलगांव में। ठीक है, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ही वॉज द चेयरमैन ऑफ बेलगांव कॉन्फ्रेंस। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ बेलगांव कॉन्फ्रेंस। ठीक है बच्चे, एकमात्र कांग्रेस का ऐसा सेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, वो कौन सा सेशन था बच्चे? बेलगाम कॉन्फ्रेंस। ठीक है सर, बेलगाम कॉन्फ्रेंस। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चे, एक आपका सत्याग्रह चलाया गया था गांधी जी से इंस्पायर्ड होके। एक इंसान थे दैट इज टी के माधवन। उन्होंने बच्चे एक सत्याग्रह चलाया था 1924 में। बच्चे नाम था उसका वैकोम सत्याग्रह। क्या नाम था बच्चे उसका? वैकोम सत्याग्रह। वैकोम सत्याग्रह। ठीक है सर, 1924 में एक सत्याग्रह आपका चलता है दैट इज वैकोम सत्याग्रह। किसने कंडक्ट किया था बच्चे से? टी के माधवन साहब। टी के माधवन साहब कहाँ के थे बच्चे ये? सर केरला। सर केरला। बिलोंग्स टू बच्चे इजावा ट्राइब। बिलोंग टू बच्चे इजावा ट्राइब। सत्याग्रह किस चीज से रिलेटेड था बच्चे? टेम्पल इशू। वहां के लोगों को बेसिकली मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो टेम्पल इशू वॉज द मेन रीजन। तो बच्चे वैकुम सत्याग्रह आप याद रखोगे रिलेटेड टू टी के माधवन साहब। ट्राइब पूछे तो इजावा ट्राइब। किससे रिलेटेड था बच्चे? तो टेम्पल इशू से रिलेटेड था। ठीक है, टेम्पल इशू से रिलेटेड था। सर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। क्वेश्चन पूछेगा किस कमीशन की रिकमेंडेशन पर ये एक्ट लाया जाता है? याद रखोगे बच्चे आप, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मेसोपोटामिया कमीशन। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मेसोपोटामिया कमीशन। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मेसोपोटामिया कमीशन। क्लियर है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मेसोपोटामिया कमीशन। एम आई क्लियर? यस सर। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मेसोपोटामिया कमीशन। डन है सर। इस कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इस कमीशन को भैया क्रिएट करना है। इट हैज टू क्रिएट क्या भैया? एक कमीशन क्रिएट होनी चाहिए फॉर रिव्यूइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या काम किया गया, ये रिव्यू करने के लिए भैया एक कमेटी और बनाई जानी चाहिए आफ्टर 10 इयर्स। आफ्टर 10 इयर्स। तो कमिटी आनी थी बच्चे आपकी 1929 में। कमिटी ओरिजिनली कब आनी थी? 1929 में। बट कमिटी उससे पहले ही आती है दैट इज, कमेटी का नाम था भैया इंडियन स्टैचुअरी कमीशन। इंडियन स्टैचुअरी कमीशन। कमेटी का क्या नाम था सर? इंडियन स्टैचुअरी कमीशन।
इसी कमीशन को बच्चे क्या कहते थे? साइमन कमीशन। क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था बच्चे सर जॉन साइमन। सर आना था इसको 1929 में, बट इनका मूड बदला और ये पहुंच जाते हैं 1928 में ही। ठीक है, 1928 में ही। समझ में आ गया? क्लियर है? इस कमीशन का भारत में आते ही बहुत ही जोरों से विरोध शुरू हुआ, बॉयकॉटेड। बॉयकॉटेड क्यों बॉयकॉट किया गया? बिकॉज नो इंडियन मेंबर वॉज प्रेजेंट इन द कमीशन। भारत के लोगों ने कहा कि यार एक तो हमारे लिए आप डिसीजन लेने आ रहे हो और हमारा कोई बंदा ही नहीं रहा आपके पास। नो इंडियन मेंबर, नो इंडियन मेंबर। रीजन पूछेगा बॉयकॉट करने का, द आंसर इज नो इंडियन मेंबर। बच्चे इसी में आपका स्लोगन दिया गया था, दैट इज साइमन गो बैक। इसी में बच्चे आपका स्लोगन दिया गया था, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक। क्लियर है? इसी में बच्चे आपका स्लोगन दिया गया था, साइमन गो बैक। एंड इसी में लाठी चार्ज के टाइम पे द लायन ऑफ पंजाब दैट इज लाला लाजपत राय की लाठियों से मार मार के हत्या कर दी गई थी। लाला लाजपत राय वॉज किल्ड। लाला लाजपत राय वॉज किल्ड। समझ में आ गया बच्चे? बताइए सर, क्या आपको चीजें समझ में आ गई? आगे बढ़े? सर यस सर। आगे बढ़े बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1927 एंड 28 में बच्चे, 1927 एंड 28 में जो वॉइस रॉय था वो कौन था? पढ़ाया था मैंने आपको ऊपर, इरविन चचा। लॉर्ड वगैरह लगा लेना भाई, मन किया तो, नहीं तो खाली इरविन भी लिख सकते हो क्योंकि लॉर्ड लाइक काम इसने किया नहीं था। ठीक है सर, इरविन चचा थे आपके वॉइस रॉय। इरविन चचा थे भैया आपके वॉइस रॉय। ठीक है बच्चे, इरविन चचा थे सर आपके वॉइस रॉय। मुझे प्लीज 1 मिनट टाइम दीजिएगा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, प्लीज जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इट्स अ पर्सनल इमरजेंसी।